नमस्कार, मैं स्मिता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। मैं आज आपको बीएससी पार्ट 2 का पेपर सेकंड का सेकंड चैप्टर शुरू करूँगी, जिसका नाम है गैसों में अभिगमन की घटना, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस। इसमें हम सबसे पहले मुक्त पथ पढ़ेंगे, फ्री पाथ। अब फ्री पाथ क्या होता है? हमें मालूम है गैस के अंदर अणु मौजूद होते हैं जो कि लगातार विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं। तो मुक्त पथ को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? किसी अणु द्वारा दो परस्पर टक्करों के मध्य सीधी रेखा में तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। यानी जब भी अणु क्योंकि लगातार गतिमान होते हैं तो वो नज़दीकी अणु से टकराते रहते हैं। टकराने के पश्चात वो एक सीधी रेखा में गमन करते हैं जब तक कि वो दूसरे अणु से पुनः नहीं टकरा जाते। तो एक टक्कर से दूसरे टक्कर के मध्य तय की गई दूरी ही मुक्त पथ कहलाती है। अब अगर आप इसमें चित्र में देखें तो चित्र में आपको एक अणु द्वारा की गई विभिन्न टक्करें दिखाई दे रही हैं। हर बार एक टक्कर के पश्चात वह एक सीधी रेखा में गमन करता है, फिर उसके बाद दूसरी टक्कर करता है, तब उसकी दिशा बदल जाती है, फिर वो वापस सीधी रेखा में गमन करता है किसी और दिशा में, फिर अणु से टकराता है, फिर किसी और दिशा में गमन करता है और कुछ इस तरीके के जिगजैग पैटर्न हमारे को उसका पथ का प्राप्त होता है। तो चित्र से स्पष्ट है कि अणु की दिशा प्रत्येक टक्कर के बाद बदल जाती है, इसलिए दो टक्करों के मध्य पथ कभी समान नहीं रहता। चूँकि पथ समान नहीं होता तो किसी अणु द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी का माध्य निकालना आवश्यक है। अब क्योंकि पथ ही समान नहीं है तो हम एक से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे को इन भी पथों का माध्य निकालना आवश्यक है। यह जो माध्य निकाला जाता है इन सभी पथों का, ये कहलाता है माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। तो अब अगर हम ये माने कि S जो है, कैपिटल S अणु द्वारा तय की गई कुल दूरी है और न्यू जो है वो हमारी कुल टक्करों की संख्या है। ठीक है, बार बार वो टकरा रहा है और हर बार दूरी तय कर रहा है, तो वो सारी दूरी हमने जोड़ ली और टक्करों की संख्या जोड़ ली। तो माध्य मुक्त पथ इस स्थिति में लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और जो लैम्डा है उसको S/न्यू से परिभाषित करते हैं। अब हम इसका माध्य मुक्त पथ का डेरिवेशन करेंगे कि अगर इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमें थोड़ा सा अजम्पशन करना पड़ेगा। इसके लिए आप सबसे पहले देखिए कि हमने गैस के अणुओं का व्यास मान लिया है, उनका व्यास जो है सभी गैसों के अणुओं का मान लिया, उनका व्यास d है और किन्हीं दो अणुओं के मध्य परस्पर टक्कर तब होगी जब उनके केंद्रों की दूरी d हो। चित्र में अगर आप देखें तो दोनों अणु आपस में टकराएंगे कब? जब दोनों की सतह मिल जाएंगी और सतह मिलेंगी उस वक्त न्यूनतम उनके केंद्रों में न्यूनतम दूरी कितनी होगी? d के बराबर होगी, व्यास के बराबर, क्योंकि इसकी त्रिज्या और दूसरे की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या मिलके d के बराबर हो जाती है। अर्थात प्रत्येक अणु के लिए एक गोलीय क्षेत्र होगा जिसकी त्रिज्या d होगी। इसे प्रभावित गोलीय क्षेत्र भी कहते हैं। मतलब हर एक अणु के चारों तरफ d त्रिज्या का एक हम गोला मान सकते हैं, जिसके अंदर अगर कोई और अन्य अणु आएगा तो वो उससे निश्चित टकराएगा। ठीक है, और इसको हम प्रभावित क्षेत्रीय गोलीय क्षेत्र कहते हैं।
या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। सरलता के लिए हम यह मान लेते हैं कि एक अणु ही गतिशील है तथा अन्य सभी स्थिर हैं। अब हम क्या इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने एक गैस ली, उसमें बहुत सारे अणु मौजूद हैं, लेकिन अब सारे अणु जिगजैग मैनर में कहीं कहीं चल रहे हैं, तो इस प्रकार से उनका अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल है। तो हमने इस समस्या को एक बार सरल रूप में निकालेंगे फॉर्मूला, और फिर उसको कठिन प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सरलता के लिए हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि सारे अणुओं में से केवल एक ही अणु गतिशील है और बाकी सब रुके हुए हैं। तो यह अणु उन सभी अणुओं से टकराएगा जिनके केंद्र इसके प्रभावित गोलीय क्षेत्र में मौजूद होंगे। तो अब हमारे को मालूम है कि अगर बाकी सारे रुके हुए हैं तो वो सब तो अपनी जगह बैठे रहें। अणु जो गतिशील है उसका जो प्रभावीय गोलीय क्षेत्र है उसके अंदर जो जो अणु भी मौजूद होंगे उन सभी से वह टकराएगा। अब यदि हम ये मान लें कि CRMS क्या है, हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। CRMS क्या होता है, 1 सेकंड में अणु का RMS वेग है। तो वह उन सभी अणुओं से टकराएगा जिनके केंद्र त्रिज्या d व लंबाई CRMS में स्थित हो। तो मतलब अब हमको ये निकालना है कि अणु जो है वो किससे टकराएगा। तो उसको टकराने के लिए देखो हम ये मान लेते हैं कि उसका वेग जो है वो CRMS है, और हमने कितने समय टकराएगा वो हमने तय कर लिया 1 सेकंड। ठीक है, तो जब वेग CRMS है और समय 1 सेकंड है तो तय की गई दूरी कितनी होगी, तय की गई दूरी होगी CRMS × 1। अच्छा, अब इतनी दूरी वो जब तय करेगा और उसके चारों तरफ एक गोलीय क्षेत्र है, तो वो उस गोलीय क्षेत्र के साथ साथ उस गोले को अगर हम CRMS दूरी तक लेकर जाएं तो क्या होगा, तो हमारे पास एक बेलन का निर्माण होता है। वो बेलन कैसा होगा, वो बेलन होगा जिसकी लंबाई तो CRMS होगी और उसकी त्रिज्या d होगी, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस बेलन के अंदर जितने अणु होंगे उन सभी अणुओं से ये अणु अपना टकराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, अगर हम उसको v माने तो बेलन का आयतन एरिया इंटू उसकी लंबाई होती है, तो एरिया तो हो गया πd² और लंबाई हो गई उसकी CRMS। अब यदि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है, अब हमने ये मान लिया कि भाई एकांक आयतन में अणु जो मौजूद हैं उनकी संख्या तो n है, तो सिलेंडर का आयतन v है, तो इसके अंदर कुल अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, n × v। तो v कितना है, πd² CRMS। तो हमारे पास सिलेंडर के अंदर अणुओं की संख्या मिल गई। अब यही एक अणु द्वारा 1 सेकंड में टक्करों की संख्या है। तो क्योंकि ये इतने ही अणु मौजूद होंगे 1 सेकंड में, तो यही अणुओं के टक्करों की संख्या होगी। अब 2 क्रमागत टक्करों के मध्य समय निकालते हैं। तो हमारे को मालूम है समय जो होता है वो आवृत्ति का टक्करों की संख्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो t बराबर हम लिख सकते हैं 1/n πd² CRMS। अब हमारे को वास्तव में निकालना हम क्या चाह रहे थे, माध्य मुक्त पथ। तो माध्य मुक्त पथ लैम्डा से डिनोट करते हैं, और पथ है तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा CRMS × t। अब t हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, उसका मान रख देते हैं। मान रखने के बाद हमें लैम्डा प्राप्त होता है 1/n πd²। अब क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही अणु को गतिशील माना था, बाकियों को स्थिर मान लिया था, चूँकि
इसमें प्रत्येक अणु गतिशील है, इसलिए हम इसके अंदर हमारे को ये फॉर्मूला पूरी तरीके से लागू नहीं होगा। तो अब ये पूरी तरीके से लागू नहीं होगा, तो इसके लिए फिर कई सारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए प्रयास किए और अल्टीमेटली एक फॉर्मूला जो है जो सब जगह सही रूप में प्राप्त हुआ, वो हमारा है, अगर सभी अणु गतिशील हो तो लैम्डा सही रूप में 1/√2 n पाई d स्क्वायर द्वारा फॉर्मूले द्वारा दिया जाता है। अब इस लैम्डा को तो हमारे पास ये माध्य मुक्त पथ का फॉर्मूला आ गया और ये हमारा एक्सपेरिमेंटली काफ़ी हद तक सही रिज़ल्ट देता है, इसलिए ये मान्य फॉर्मूला है। अब इस लैम्डा फॉर्मूले को हम अलग अलग रूपों में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ऊपर नीचे m से गुणा कर दिया, तो m से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा mn पाई डी स्क्वायर अपॉन m/mn पाई डी स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, mn पाई डी स्क्वायर जो है इसको हम रो के रूप में भी लिख सकते हैं। रो के रूप में कैसे, जैसे m इंटू n है वो कैपिटल M के बराबर होता है गैस का द्रव्यमान, क्योंकि m जो है वो हम किसका मानते हैं, अणु का द्रव्यमान मानते हैं और n अणुओं की संख्या है, तो कैपिटल M गैस का द्रव्यमान हो गया और घनत्व होता है m/v, है ना। तो इसके अंदर हमने क्या करा, v को अगर हम एकांक मान लें तो रो और m बराबर होंगे, तो ऐसे में mn की जगह हम रो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं लैम्डा जो है वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होता है। एक और चीज़ हम इसके अंदर कर सकते हैं, माध्य मुक्त पथ की P व V पर निर्भरता भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हम मानते हैं कि हमारे 1 मोल के लिए गैस का समीकरण क्या होता है, PV = RT, है ना। nRT होता है, लेकिन हम 1 मोल के लिए ले रहे हैं। अब इसके अंदर हम अगर R की जगह n × K लिख लें, जहाँ K तो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और n एवोगैड्रो नंबर है, तो P का मान हो जाएगा NkT/V। अब n/v को हमने लिख लिया स्मॉल n, जो कि परिभाषा के अनुसार है। तो स्मॉल n जो है वो हमारा किसके बराबर हो गया, स्मॉल n हो गया हमारा PV/kT के बराबर हो गया। तो इस मान को अगर हम लैम्डा वाले सूत्र में रख दें तो लैम्डा का फॉर्मूला बन जाता है हमारा kT/p पाई डी स्क्वायर। इस प्रकार से हमने p की टर्म्स में, p और t की टर्म्स में भी लैम्डा को लिख लिया। तो ये हम माध्य मुक्त पथ के बारे में प्रारंभिक जानकारियां हैं। अब ये माध्य मुक्त पथ हमने यहाँ पे क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें गैस के अभिगमन की घटनाओं का अध्ययन करना है इस चैप्टर में। तो अब सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि गैस में अभिगमन की घटनाएं क्या होती हैं। तो देखो, गैस अभिगमन की घटनाओं की अगर हम परिभाषा दें तो हम कैसे देंगे कि जब किसी गैस, द्रव तथा ठोस में किसी गुण में प्रवणता पाई जाती है तो उस गुण का अभिगमन होता है और इन घटनाओं को अभिगमन घटनाएं कहते हैं। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना मतलब जब भी किसी गैस में या द्रव के अंदर या ठोसों में कहीं भी किसी गुण में ग्रेडियंट पाया जाए तो उस गुण का मूवमेंट शुरू हो जाता है और उस घटना को हम ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, असल में आपको सरलता से ऐसे बता सकते हैं कि जैसे मान लो कहीं किसी जगह पर तापमान में बहुत ज़्यादा कहीं आग जल रही है, तो उसके आसपास की जो हवा है वो काफ़ी गर्म हो जाती है, लेकिन दूर की जो हवा है वो अभी भी ठंडी होती है। तो उसी वक्त जो ऊर्जा है, जो ताप है, वो हीट की जो ऊर्जा है वो हमारी अभिगमन शुरू कर देती है, जिससे कुछ समय बाद आसपास का वातावरण भी पहले के मुकाबले उच्च ताप पे पहुंच जाता है। तो ये जो घटनाएं हैं
इनका हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे और इससे हम जो प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं उसको निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम 3 गैसों की जो मुख्य अभिगमन की घटनाएं हैं उनको कैसे समझा सकते हैं। तो उसके लिए हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि यदि गैसों के विभिन्न भागों का वेग भिन्न हो तो वेग प्रवणता उत्पन्न होगी और ये घटना शांता की घटना होगी तथा इसमें संवेग का अभिगमन होता है। मतलब अगर मान लो गैस में या कोई भी द्रव के अंदर अगर अलग अलग परतें अलग अलग वेग से चलती हैं तो क्या होगा, ऊपर चलने वाली परत तेज़ चलेगी और नीचे वाली परत को वो अपने साथ आगे तेज़ चलने का प्रयास करती रहेगी और नीचे वाली परतें जो धीमी गति से चल रही हैं वो ऊपर वाली तेज़ गति वाली परतों को धीमा करने की कोशिश करेगी। तो इस घटना को हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था डिटेल में, जो कि ये शांता की घटना है। और इसमें ये शांता की घटना में विशेष रूप से अभिगमन किसका होता है, संवेग का होता है। दूसरी घटना हमारी है गैस के विभिन्न भागों का ताप भिन्न हो तो ताप प्रवणता उत्पन्न होती है। जैसा मैंने पहले कहा था कि कहीं आग जल रही है तो उसके आसपास की वायु गर्म हो जाती है तो वहाँ का तापमान उच्च हो जाता है और दूर का तापमान अलग अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति में गतिज ऊर्जा का अभिगमन होता है और इस घटना को हम ऊष्मा चालन की घटना से समझा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी जो तीसरी घटना है वो है यदि गैस के विभिन्न भागों में अणु घनत्व भिन्न हो तो हमारे पास घनत्व मतलब उसके अंदर घनत्व प्रवणता पाई जाती है, ग्रेडियंट ऑफ डेंसिटी। तो ये कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपने कोई परफ्यूम की बोतल से स्प्रे किया तो स्प्रे करा तो आपने जिस स्थान पे स्प्रे करा वहाँ पर आपके पास सेंट के मॉलिक्यूल्स वहाँ पर आ गए और वहाँ आपको खुशबू अच्छी सूंघने में आ रही है। लेकिन दूर कमरे में जो अणु है गैस के वहाँ तक वो सेंट के अणु अभी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि एक छोटे से एरिया में सेंट के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका अभिगमन होता रहता है और कुछ लंबे समय के बाद पूरे रूम में वो सेंट के अणु फैल जाते हैं। तो ये घनत्व अभिगमन की घटना है और इस घटना को हम जो परिभाषित करते हैं उसमें वास्तव में अणु एक स्थान से दूसरी स्थान पर अभिगमित होते हैं और ये जो घटना जन्म लेती है इस प्रकार वो हमारी कहलाती है विसरण की घटना, डिफ्यूजन की घटना। तो अब ये हमने 3 प्रकार की अभिगमन की घटनाएं ब्रीफ में पढ़ी। अब इन घटनाओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम माध्यम मुक्त पथ की सहायता से इस घटना को समझाएंगे और इस घटना से संबंधित जो पैरामीटर्स हैं उनको ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।